हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल सक्सेस नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास पर हम लोग देखेंगे 60 क्वेश्चन, यानी कि दो दो अंक वाले क्वेश्चन। मतलब जो क्वेश्चन एग्जाम में दो दो नंबर में पूछे जाते हैं उन्हें पूछेंगे, बताएंगे। और 5 क्वेश्चन बताऊंगा, विद सॉल्यूशन बताऊंगा, यहीं पे सॉल्यूशन होगा, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन देखिए कितने इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले से सारे क्वेश्चन लिख रखे हैं, आपको बस इन क्वेश्चन को समझाना है और उत्तर बताने हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और प्लीज सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। मेन वर्क आपका रहता है वीडियो को शेयर करना, सपोर्ट आपको लोग मेरा करते हो तो वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। आप लोग आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को। और क्लास में पहला क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, कह रहा है कि लोहा है, अगर लोहा, उसके कुछ दो अयस्कों के नाम लिखो और सूत्र लिखो उनके। बहुत फेमस क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो। तो देखिए जो लोहा होता है उसका लोहे के किन्हीं दो, ऐसे कोई भी दो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, जरूरी नहीं जो मैं लिख रहा हूँ आपको वही लिखना है, कोई भी दो जो आपको आते हो उनको आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। जैसे हेमेटाइट, हेमेटाइट ये लोहा है, लोहे में बहुत सारे प्रकार होते हैं, उसी प्रकार में एक हेमेटाइट भी एक लोहा है और इसका सूत्र होता है Fe2O3। एक नंबर यहाँ तक कंप्लीट, एक नंबर का हो गया। इसके बाद यहाँ पे दूसरा, ये 2 अंक का क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो अयस्कों के नाम लिखो तथा सूत्र लिखो। तो नाम भी लिखना है, सूत्र भी लिखना है। तो अगर बेटा तुम दोनों के सूत्र लिख देते हो अगर, तो आपको 1.5 नंबर मिल जाएंगे। अगर आप नाम लिखते हो तो आपको 1 नंबर पूरा नहीं मिलेगा। मतलब सूत्र ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि नाम। अब इसके बाद दूसरा है सिडेराइट, सिडेराइट। कमेंट बॉक्स में बताइए सिडेराइट का फार्मूला किसे पहले से पता था। फार्मूला होता है FeCO3। तो देखिए मैंने मैचिंग वाले निकाले हैं जो कि मैच करें, ज़्यादा याद करने में आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। इसलिए तो ये है पहला क्वेश्चन का आंसर। और कैसा लगा पहला क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है लाइमोनाइट और गैल्नो अयस्कों के सूत्र लिखिए। लाइमोनाइट और गैल्नो अयस्कों के सूत्र बताओ। ये क्वेश्चन किसको आता है? देखिए 2 अंक के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने सोचा आपको आज यही बता दिया जाए, क्योंकि ये भी तो बताना ही पड़ेगा, सब कुछ बताना ही है यार, इसलिए, ठीक है। तो देखिए लाइमोनाइट और गैलेनो अयस्कों के सूत्र। तो सबसे पहले लाइमोनाइट के सूत्र की बात कर लेते हैं। क्या होता है लाइमोनाइट? तो लाइमोनाइट का जो फार्मूला होता है Fe2O3 इंटू में 3H2O। ये फार्मूला होता है बेटा लाइमोनाइट का, याद रखना, थोड़ा सा बड़ा फार्मूला है, पूछा जाता है, इसीलिए लाइमोनाइट का होता है Fe2O3 इंटू 3H2O। इसके बाद सेकंड पे बात करेंगे। सेकंड कह रहा है गैल्नो अयस्क। तो गैल्नो अयस्क को वही PBS जो आप जानते हैं वही होता है गैल्नो अयस्क, ठीक है। कौन सा अयस्क होता है बेटा? गैल्नो अयस्क, गैल्नो अयस्क होता है, ठीक है। तो आई होप आप इतना समझ गए कि ये कौन कौन से हैं। दो इनके मैंने नाम लिखा, आप कॉपी में अच्छे से नोट कर सकते हैं। और ये जो ये है, इसकी फ़ोटो खींचकर मैं जो नया ग्रुप बनाया है खालिद और लोगों ने, सचिन लोगों ने, उनके ग्रुप में मैं डाल दूंगा, उसमें मैं भी एडमिन हूँ, ठीक है। इसका प्रगलन में कोक तथा गालक का प्रयोग क्यों किया जाता है? प्रगलन में कोक तथा गालक का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि प्रगलन होता क्या है। प्रगलन देखिए, जब कभी लोहे को तपाया जाता है किसी विधि द्वारा, प्रगलन एक विधि होती है जिससे लोहे को तपाया जाता है। तो कह रहा है कि उसमें जो जब ये कोक और एक पदार्थ होता है बेटा, प्रगलन में कोक या गालक, उसको हमें मिलाना पड़ता है, हमारी मजबूरी होती है। तो उसको क्यों मिलाते हैं? इस क्वेश्चन का मतलब है कि उसे मिलाते तो हैं, ठीक है, मिलाने से काम भी हो जाता है, लेकिन क्यों मिलाते हैं उसे, हमें इसका जवाब चाहिए। क्वेश्चन बोल रहा है तो हमें इसका ही जवाब देना है। तो देखिए निस्तापन, ये जो क्रिया होती है,
लोहे को वो करने वाली, मतलब लोहे को गलाने वाली, वो निस्तापन या भर्जन में होती है। किस में होती है? निस्तापन या भर्जन। तो निस्तापन से जो ऑक्साइड अपचयित करता है ना, उससे गलित धातु निकलती है। क्या निकलती है? अगर हम किसी चीज़ का निस्तापन कराते हैं और उससे जो निस्तापन कराने के पश्चात ऑक्साइड निकलेगी, जो ऑक्साइड निकलेगी बेटा, वो ऑक्साइड कौन सी होगी? वो ऑक्साइड आपकी गलित धातु प्राप्त होती है। कैसी धातु? गलित धातु। ठीक है, मेन बात यही है कि कैसी धातु प्राप्त होती है? तो गलित धातु प्राप्त होती है। और जो गलित धातु प्राप्त होती है वो अपद्रव्य गालक से क्रिया करके धातुमल के रूप में पृथक हो जाती है। किससे? जो अपद्रव्य मतलब कि बेकार के पदार्थ होते हैं वो धातुमल से क्रिया करते हैं और अलग निकल जाते हैं। इसलिए मतलब कि जो बेकार की चीज़ें होती हैं, जैसे तुमने लोहे को गलाया, उस लोहे को गलाने के बाद उससे जो ऑक्सीजन रहती है, तो जो बेकार वाली चीज़ें होती हैं उन इससे कोक या गालक से क्रिया करके अलग कर देती हैं और लोहा को अलग कर देती है। इसलिए हम कोक या गालक का प्रयोग करते हैं। तो इसमें लिखेंगे क्योंकि कोक, समझ गए ना? मेन बात क्या है? मेन बात यह है कि प्रज्वलन करते समय हम लोग जब लोहे को गर्म करते हैं, प्रज्वलित करते हैं, मतलब कि पिघलाते हैं, तो पिघलाते समय उसमें जो अशुद्धियां होती हैं वो गालक से क्रिया करके बाहर हो जाती हैं। इसलिए गालक या कोक को मिलाना हमें आवश्यक रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि गालक, क्योंकि गालक या कोक निस्तापन से प्राप्त ऑक्साइड को अपचयित करता है। किससे? मैंने बताया था ना अभी कि निस्तापन क्रिया होती है ये। तो निस्तापन के बाद जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है ना, ऑक्साइड सॉरी, उसको क्या करता है? ये अपचयित करता है ऑक्साइड को। ऑक्साइड भी देखो गलत प्रभाव डाले तो उसको अपचयित कर देता है। निस्तापन से मतलब, निस्तापन का मतलब है क्रिया होने के बाद जो भी ऑक्साइड प्राप्त होती है उसको अपचयित कर देता है, अलग कर देता है, अपचयित करता है, अपचयित करता है। इसके बाद अपद्रव्य जो होते हैं, मतलब कि बेकार वाले पदार्थ होते हैं, गालक से क्रिया करके धातुमल के रूप में पृथक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे लिखेंगे तथा अपद्रव्य। अपद्रव्य का मतलब क्या है बेटा? खराब वाले पदार्थ। अपद्रव्य पदार्थ या अपद्रव्य गालक, अपद्रव्य जो होते हैं वो गालक या कोक से क्रिया करके, क्या करके? गालक या कोक से क्रिया करके अलग हो जाते हैं या फिर पृथक रूप से निकल जाते हैं, धातुमल के पृथक रूप से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, धातुमल के पृथक रूप से बाहर हो जाते हैं। बोलो समझ में आ गया बेटा? तो देखिए ये क्या है, ये क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पे आपको अच्छे से समझा दिया। जैसे अब एग्जाम में आ जाता है ये रमा नहीं याद, तो आप लिख सकते हैं जब हम निस्तापन विधि द्वारा लोहे को गलाते हैं तब उसमें जो अपद्रव्य पदार्थ होते हैं गालक से क्रिया करके बाहर हो जाते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? गालक या अपद्रव्य गालक कहते हैं। इसलिए उसमें क्रिया में क्या मिलाते हैं हम लोग? गालक मिलाते हैं। समझ गए कोक या गालक क्यों मिलाते हैं? तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। आई होप आप भी अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि जो ओजोन है, ओजोन का ऑक्सीकरण तथा अपचयन पदार्थ। इससे पहले ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, वो इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, लेकिन इसको पहले बताऊंगा। इसका कारण ये है कि ये क्वेश्चन बताने का मेरा मन कर रहा है बार बार। मैं सोच रहा हूँ तुम कहीं भाग ना जाओ, जो ये क्वेश्चन छोड़ जाओ। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा था यार। है, देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि H2SO4 की उपस्थिति में अगर हम लोग क्या करते हैं, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल को एक कटोरी में, सपोज करो कोई कटोरी है, यहाँ पे मेरे पास कोई कटोरी नहीं है फिर भी मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे देखिए एक ये साबुन रखी हुई है, ये साबुन रखी है, ठीक है, ये साबुन रखी हुई एक कटोरी है। इस कटोरी में हम लोग भरते हैं, यहाँ तक भरते क्या, यहाँ तक इसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, एक मतलब चिपचिपा सा पदार्थ होता है, उसको इसमें डाल दें। इसमें डालने के बाद इसमें चीनी डाल दें तो वो काली पड़ जाएगी। चीनी डाल दें या कागज डाल दें, रखे रहने दें तो वो ब्लैक पड़ जाएगी। तो यही बोल रहा है कि ये जो H2SO4 है ना,
ये जो H2SO4 है इसकी उपस्थिति में चीनी काली क्यों पड़ जाती है, इसको रीजन देना है समीकरण के साथ में। तो देखिए बेटा, ये आप कभी अगर प्रैक्टिकल करके देखिएगा जा करके, तो ये काली पड़ जाती है, ये होती है सुक्रोस होती है, चीनी होती है, लकड़ी या कागज में आदि पदार्थ अगर इसमें मिला देते हैं H2SO4 में आने के बाद, तो ये झुलस जाती है और झुलसने के कारण ये काली पड़ जाती है। तो यहाँ पे यही चीज़ आप लिख देंगे कि सुक्रोस चीनी, लकड़ी कागज, चीनी या फिर लकड़ी कागज आदि शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के मतलब उसमें आने पर, संपर्क में आने पर, आदि H2SO4 यानी कि शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के संपर्क में आने पर क्या हो जाता है बेटा, झुलस जाता है। क्या हो जाता है, निर्जलन के कारण झुलस जाता है। किसके कारण, निर्जलन के कारण, मतलब सुक्रोस में जल तो नहीं होता, कागज में जल तो नहीं होता, लकड़ी में जल तो नहीं होता, तो इस निर्जलन के कारण क्या होता है, झुलस जाता है। अगर जल हो तो झुलसे ही ना, तो निर्जलन के कारण झुलस जाता है, निर्जलन के कारण झुलस जाता है। इसके बाद यहाँ पे जिससे क्या हो जाती है, चीनी क्या हो जाती है, काली पड़ जाती है। अब देखो चीनी का तुम लोग फार्मूला जानते हो, सुक्रोज का C12H22O11, ठीक है, O11। इसको हम H2SO4 शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अगर हम लोग इसको हीट करते हैं तो हमारे पास देखिए कार्बन बाहर हो जाता है, ये ब्लैक कार्बन, और जल अलग कर देता है। तो अब बस इसको मैनेज करना है। यहाँ पे कितने कार्बन है, 12 कार्बन है, तो मैनेज कर दिया। H कितने हैं हमारे पास, O11 है, तो यहाँ पे 11 का मल्टीपल कर देंगे। ये रहा रासायनिक समीकरण। अब आइए इसकी पुष्टि करते हैं। कह रहा है ऑक्सीकारक तथा अपचयन पदार्थ है, प्रत्येक की पुष्टि कीजिए। तो देखिए एक बात, पहली बात, ऑक्सीकारक पदार्थ आप जानते होंगे, सिल्वर से आप रिएक्शन करा दीजिए ओजोन की। कह रहा है कि ओजोन एक ऑक्सीकारक और एक अपचायक पदार्थ है, इसकी पुष्टि करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक समीकरण करना होगा, ऑक्सीकरण कराना होगा और अपचयन कराना होगा। तो ऑक्सीकरण जब भी हमेशा आप कराइए तो याद रखिएगा, जब भी किसी चीज़ का आपको ऑक्सीकरण कराना हो तो उसकी Ag से रिएक्शन करा दो। ऑक्सीकरण के लिए किससे, Ag से रिएक्शन करा दो। तो ओजोन का फार्मूला होता है O3 और हमने Ag से करा दिया रिएक्शन, तो हमारे पास देखिए बन क्या जाएगा, ये वाला Ag और ये वाला O3 Ag2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा, Ag2O। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए हमारे पास ये एक O इधर चला गया लेकिन एक O बचा, तो प्लस में O2 बाहर हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे 2 Ag हैं तो हम लोग यहाँ पे 2 का मल्टीपल कर देंगे, हमारी रिएक्शन पर बैलेंस हो जाएगी। एक की पुष्टि हो गई। अब इसके बाद अपचयन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे बेटा, अपचयन। तो अपचयन करते टाइम हम लोग क्या करते हैं, हमेशा याद रखिएगा, जब आपको अपचयन करना हो तो ओजोन की अगर रिएक्शन कर रहे हो तो ठीक है, H2O से O2 से भी अगर आप करा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखिए अपचयन अगर करना है तो H2O2 का O3 के साथ रिएक्शन करा देंगे। तो हमारे पास देखिए सबसे पहली बात, ऑक्सीजन मुक्त हो जाती है। जब भी आप इससे ओजोन से रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन मुक्त हो जाएगी और जल बाहर हो जाएगा। अब इसको बस बैलेंस करना है, हमें कुछ नहीं करना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन है तो हम लोग इस ऑक्सीजन को बाहर करेंगे तो ये 2 लगा देंगे यहाँ पे, तो 2 हो गए। अब इसके बाद यहाँ पे आपको 5 दिख रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे H बराबर है और यहाँ पे देखिए 3 दिख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप 2 का मल्टीपल कर देते तो बराबर हो जाती, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 2 का मल्टीपल कर दीजिए, बराबर हो गई, रिएक्शन बैलेंस। बोलो बेटा किसके समझ में नहीं आया, किसके समझ में आया है। यही थे 5 जहर क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया, 2-2 अंक वाले। तो मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।